moves down smooth inclined plane on inclination theta, its velocity on reaching the bottom is v. If it slides down a rough inclined plane, its velocity on reaching the bottom is v by n, where n is greater than 1, the coefficient of friction is. कि अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड करके आया तो वेलोसिटी v है, रफ पे v by n है, तो म्यू कितना होगा? सेम इंक्लाइन प्लेन ले सकते हो, एक बार रफ एक बार स्मूथ, और फाइनल वेलोसिटीज दी हैं. बेसिकली हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे कि जस्ट अगर स्मूथ सरफेस है तो एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन इज जी साइन थीटा, और अगर रफ इंक्लाइन प्लेन है तो इट्स जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. बिकॉज दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. So we can say final velocity will always be root 2as. हमें दिया for smooth inclined plane. V is equals to 2 into g sine theta into s. And for rough, velocity is v by n. Acceleration would be so यहां से म्यू निकालना है इन दोनों इक्वेशन से. रेशो ले लो और सॉल्व कर दो, या v की वैल्यू पुट कर दो, जैसे करना चाहते हो. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है तो अब काइनेमैटिक्स की इक्वेशन यूज कर सकते थे. ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है सोचने का? एक तो ये मेथड हो गया ऑल्टरनेट वे. दोनों केसेस में अगर सेम इंक्लाइन प्लेन है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सेम है. तो पहले केस में कि एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एच इज द हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन. सेकेंड केस में एम जी एच इज इक्वल टू, अगर रफ सरफेस है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर रफ सरफेस है तो फाइनल में क्या होगा? We say initial potential energy is equals to final kinetic energy plus work against friction. तो उससे भी सेम ही आंसर आना था कि एनर्जी कंजर्व करके भी. क्या आ रहा है आंसर इसमें? ए पार्ट आ रहा है सबका? ए पार्ट नेक्स्ट में देयर शेल इज फायर्ड फ्रॉम कैनन विद अ वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड. ये पता नहीं जेईई मेंस में इतनी बड़ी क्यों आया है क्वेश्चन. एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. At highest point in its path, it explodes into two pieces of equal mass. I mean, their shell is fired from a cannon with velocity of v meter per second. तो projectile motion है. ये इसका actual path था. At highest point, its velocity will be v cos theta. हमें it splits into two masses of equal mass कि m/2 दो मास हो गए. One piece retraces its path. इनमें से एक वापस आ गया. You have to find the speed of other piece immediately after explosion. जो दूसरा पार्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो कितनी दूर गिरेगा, अगर ये बताना हो तो. अगर वो रिट्रेस कर रहा है तो इट मींस
ये रिट्रेस तभी कर सकता है अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी v cos थीटा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं, इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, we can say it's mv cos theta I cap। जिसने रिट्रेस किया उसका मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम इज m/2 जो रिट्रेस कर रहा है उसके वेलोसिटी माइनस v cos theta इंटू आई कैप और मास m/2 प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन क्या बनेगी? mv cos theta I cap is equals to minus m/2 v cos theta I cap plus m/2 into v2। So second part will move forward with a velocity of 3v cos theta। समझ में आया? कितनी दूर गिरेगा वो, उसका रेंज कितनी होगी? अगर दूसरा पार्टिकल है जो मैं कह रहा हूं इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और इसकी वेलोसिटी है 3v cos थीटा। से इफ आई आस्क इस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने का टाइम, will it depend on horizontal velocity time? horizontal projectile में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? √2h/g, वो तो सेम ही था, बट क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा थी, वो 3v cos थीटा हो गई, तो इट विल फॉल 3 टाइम्स अवे। 3 टाइम्स अवे मतलब कहां पे? ये डिस्टेंस कितना था? r/2, so it will fall at a distance of 3r/2। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? 3r/2 प्लस r/2, 2r। बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं जेई मेंस में भी और नीट में भी, कि कितनी दूर गिरेगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। समझ में आया ना कंसेप्ट? अनइक्वल मासेस हो, जैसे वो कहते हैं कि मासेस डिवाइड्स इन द रेशो, मान लो 1:3, 1:3, तो मासेस कितने हो जाएंगे? एक x एक 3x, एंड x प्लस 3x इज m। तो एक हो गया x/4 एक 3x/4, या एक m/4 एक 3m/4। तो बस यहाँ पे m/2 की जगह m/4 और इधर 3m/4। मासेस ही बदलने हैं सब, वेलोसिटीज का कंसेप्ट तो वही रहना। A 24 kg block resting on a floor has a rope tied to its top. The maximum tension rope can withstand without breaking is 310 Newton. Minimum time in which block can be lifted a vertical distance of 4.6 meter by pulling the rope. Easy question है। PYQ है but it's easy। हमारे को दिया गया 24 kg, तो इसका जो वेट है दैट इज 240 न्यूटन। स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम टेंशन हो सकती है दैट इज 310। तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है? ए मैक्स, we can say maximum tension is, so maximum acceleration is maximum tension minus weight upon
mass of the body, net force upon mass. So 310. It has to travel a distance of 4.6 meter starting from rest. जब एक्सेलरेशन मिनिमम होगी तो टाइम विल बी मैक्सिमम होगी, टाइम विल बी मिनिमम, बिकॉज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2s/a. सो a मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम हो जाएगा. इसकी वैल्यू देख लो क्या आ रही है. This is 70/24, so roughly 3. And 2 into 4.6, 9.6 divided by 3, 1.7 के आसपास आएगा आंसर. चेक कर लेना फिर भी एक बारी. Will come out to be around 1.7. Next. A machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can be fired per second? Concept क्या लगेगा? Recoil of a gun. If bullet is fired in forward direction, it recoils in backward direction. Force exerted का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ. फोर्स exerted is न्यूटन की डेफिनेशन क्या थी फोर्स की? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp/dt. तो हमने उसके दो फॉर्मूले कर दिए थे. अगर मास कांस्टेंट है तो भी से इट्स mdv/dt, m में. और अगर मास भी वेरिएबल है तो फॉर्मूला क्या था फोर्स का? mdv/dt प्लस vdm/dt. भी चेन रूल लग जाएगा. अब हमारे को बेसिकली ये पता है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज द फोर्स. तो वी कैन से फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम. सो फोर्स एक्सर्टेड इज और मशीन गन के केस में इट्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट into number of bullets per unit time. हमें ये दिया है 144 मैक्सिमम फोर्स जो एक्सर्ट कर सकते हैं. मोमेंटम ऑफ वन बुलेट इज मास इनटू वेलोसिटी n बताना था. तो देख लो कितना आ रहा आंसर. 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से. एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है वैसे, अगर याद है तो एनसीईआरटी में था ये. नेक्स्ट. एन ऑब्जेक्ट टेक्स, ये इंपॉर्टेंट है. जेई मेंस और नीट के लिए इसका फॉर्मूला भी याद रख लेना. An object takes n times more time to slide down a 45-degree rough incline as to slide down a smooth incline. Coefficient of friction बताना है. रफ सरफेस पे n टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है.
हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? अंडर रूट 2s/a, ए की वैल्यू डाल दो, एक बार रफ सरफेस के लिए, एक बार स्मूथ सरफेस के लिए। ए की वैल्यू जी साइन थीटा, एक बार जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। थीटा 45 दिया तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे सब, बिकॉज फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 है, तो साइन 45 कॉस 45 की सेम वैल्यू आएगी। म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। बिकॉज ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, कभी वो 2 टाइम्स कह देते हैं, कभी 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू पुट कर देना बस। An object is kept on a smooth inclined plane of 1 in L. 1 in L means smooth inclined plane of 1 in L. इसका मतलब क्या होता है 1 in L? हमने बताना है horizontal acceleration to be imparted to the inclined plane so that object remains stationary relative to the incline. जब भी इस फॉर्म में दिया हो, it means 1 in L. This basically means that height increases by 1 meter as body travels a distance of L meter. ये sin थीटा की वैल्यू दी होती है कि sin थीटा इज 1 by L, तो हमें sin थीटा दिया है 1 by L है, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे? इंक्लाइन प्लेन, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। अगर ये इधर एक्सेलरेट करेगा इसका मतलब रिलेटिव टू इंक्लाइन का मतलब है कि यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स लगेगी। तो फोर्सेस अगर मैं मार्क करूं, दे विल बी
weight acting downwards, pseudo force, normal reaction, यही 3 फोर्सेस लग रही हैं. mg के 2 कंपोनेंट्स, सिमिलरली ma के 2 कंपोनेंट्स. This will be it will remain at rest if ma cos theta अब हमें साइन थीटा दिया था 1/L, तो tan थीटा इज बेस कितनी हो जाएगी? तो tan थीटा इज 1/L² - 1 का अंडर रूट. So acceleration will be g/√L² - 1. तो ये तो इजी है, मैथ्स पढ़ते हो आप सब. हमें मोमेंटम दिया x डायरेक्शन में 2 cos t, y डायरेक्शन में 2 sin t. एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम इज कैसे सॉल्व करेंगे? हमें मोमेंटम दिए, we can say it's forces dp/dt. अगर मेरे को 2 वेक्टर्स में एंगल निकालना है तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट का. f.p निकालो, मोस्ट प्रोबेबली 0 ही आ रहा होगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2 cos t की. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सो इट विल कम आउट टू बी 0. अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है मींस एंगल बिटवीन देम इज 90. ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है. अदरवाइज नहीं आएगा तो फिर वो नीचे वाला फॉर्मूला f.p1 मैग्नीट्यूड ऑफ f into p. इस पे जो फ्रिक्शन लग रही है उससे ज्यादा हो जाएगा. So we say chain will slip if weight of hanging part is greater than limiting friction of chain on table. Weight of hanging part is बंद हो जाएगा, वो फैन बंद करना है. चार्जर चलता देगा आपका, फिर भी चार्जर के लिए तो प्लग ही नहीं है, वो है परमानेंट ऑन रहता है. मतलब पता चलना चाहिए ना, फिजिक्स की क्लास है. किसी प्लग पॉइंट के साथ स्विच नहीं है, वो सारे डायरेक्ट हैं. किसी रेगुलेटर के पीछे वायर नहीं है, वो सब पिन निकालनी हुई है, तो कोई धीरे तेज नहीं होते. अच्छा अब इसको देखो, इसका मास कितना होगा जो चेन टेबल पे पड़ी है? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ.
और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू यही कंडीशन बन रही है हमारे पास, ये टर्म्स कैंसल, तो you get L should be greater than, ये लेंथ ऑफ चेन विच कैन हैंग। अगर म्यू निकालना होता तो कैसे निकालते? रीअरेंज ही करना है इक्वेशन को सिर्फ। अब इस केस में क्या था, 1/3 हैंग कर रही थी, 1/3 का मास कितना हो जाएगा? m/3, m/3 इंटू जी, और जो टेबल पे चेन है दैट इज 2m/3, तो म्यू की वैल्यू हाफ या उससे ज्यादा, अदरवाइज ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, लेंथ ऑफ चेन विच कैन हैंग इफ म्यू इज गिवन। तो स्लिपिंग होगी बिकॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कर सकते हो, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है स्लिपिंग की। ये 11th क्लास में किया था, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, सेम क्वेश्चन। हमें दिया बॉडी वेज 8 ग्राम व्हेन प्लेस्ड इन वन पैन and 18 gram when placed in other pan of a false balance. True weight is, false balance क्या होता है? false balance प्रिंसिपल क्या होता है फॉल्स बैलेंस का? सबसे ज्यादा फॉल्स बैलेंस इंडिया में आपको गद्दी वालों के पास मिलेंगे, उनके फॉल्स बैलेंस ही होते हैं। तो प्रिंसिपल क्या यूज कर रहे हैं वो फिजिक्स का? अब कभी ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम रद्दी वाले को रोकना, वो आपसे न्यूज़पेपर खरीदने की कोशिश कर रहा है, वो जिस साइड न्यूज़पेपर रख रहा है उसको कहना इधर वेट रख, दूसरी साइड न्यूज़पेपर रख, वो लेके ही नहीं जाएगा। अब उसको कुछ भी बोल लो, उसने रद्दी लेके ही नहीं जानी। अगर आपने उसे इंटरचेंज करने के लिए कह दिया कि जिधर न्यूज़पेपर रख रहा है उधर अपने स्टोन वेट्स रख और दूसरी साइड न्यूज़पेपर रख, बिकॉज उन्होंने मार्क लगाया होता है किस साइड न्यूज़पेपर रखनी है, क्योंकि फॉल्स बैलेंस है उनका। तो उसका क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि एक साइड पे उसी बॉडी का मास 8 ग्राम आ रहा है, दूसरे पैन में रखा तो उसी बॉडी का मास 18 ग्राम आ गया, तो एक्चुअल में है कितना उसका मास? प्रिंसिपल क्या होता है फिजिकल बैलेंस का? फिजिकल बैलेंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, जो आपके लैब में फिजिकल बैलेंस पढ़ा है आपने देखा होगा, वो ग्लास बॉक्स के अंदर एक वो फिजिकल बैलेंस रखा हुआ है मासेस मेजर करने के लिए। केमिस्ट्री लैब में भी होगा, फिजिक्स लैब में भी होगा, नहीं देखा? फिजिकल बैलेंस नहीं देखा लैब में, तो आप मास कैसे मेजर करते हो? जैसे कि मान लो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट करना है, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें आपने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर निकालनी है या कुछ निकालना है, तो मासेस मेजर करने पड़ते हैं कई बार। वायर का मास कितना है, कितना केमिकल डालना है, उसका मास कितना है, और वो छोटे छोटे मासेस देते हैं आपको मिलीग्राम्स में भी, तो उसको ग्लास बॉक्स में रखा होता है बिकॉज बहुत छोटे मासेस को मेजर करना है, तो हवा से भी एरर आएगा, तो वो उसको बंद कर देते हैं। देखो होगा पक्का, मैं देखो अगर डायग्राम होएगा आपको देख के शायद याद आ जाएगी, हमने देखा हुआ है।
उसका प्रिंसिपल पहले बता देता हूँ मैं क्या था। देखा नहीं लैब में पढ़ाई कभी? नॉर्मल रद्दी वाला तराजू है, सिर्फ डब्बे में रखा हुआ है। मतलब इतना सा होता है ये। एनीवेज, इसका प्रिंसिपल समझ लो क्या होता है, फिर न्यूमेरिकल्स तो आसान है। नॉर्मली जो ट्रू बैलेंस होते हैं, ट्रू बैलेंस मतलब जो आपकी लैब में होगा, यहां से सस्पेंडेड है, तो ये दोनों लेंथ सेम होती हैं, दोनों पैन्स इक्वल डिस्टेंस पे सस्पेंड किए होते हैं। फॉल्स बैलेंस होता है जहां पे ये दोनों डिस्टेंसेस डिफरेंट है, मतलब एग्जैक्ट सेंटर से सस्पेंड नहीं किया। मान लो ये अगर टोटल 1 मीटर है तो इसको 49 कर दिया, इसको 51 कर दिया। अब प्रिंसिपल होता है कि इधर अगर मैंने कोई वेट रखा है, मान लो W, इधर W डैश रखा, ये बैलेंस तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर L1 L2 इक्वल है तो W और W डैश भी इक्वल ही आएंगे। मतलब इधर अगर मैंने 1 kg का वेट रखा है तो इधर भी 1 kg रखना पड़ेगा, तो ये बैलेंस होगा। वो ट्रू बैलेंस है जो लैब में है। अब हमें उन्होंने कहा कि मेरे पास ये ट्रू वेट है W, इधर मैंने W रखा, दूसरी साइड में देखो 8 ग्राम रखना पड़ा, तो ये बैलेंस हो गया। तो कंडीशन क्या बनी? W इंटू L1 शुड बी इक्वल्स टू 8 इंटू L2। फिर उन्होंने कहा इंटरचेंज किया, ये वाला वेट इधर कर दिया, तो इधर 18 ग्राम रखना पड़ा। तो अब कंडीशन क्या बनेगी? पहले था इधर W और इधर 8, अब इधर 18 और इधर W। तो यहां से आप L1 की वैल्यू को लिख सकते हो, L1 इज 8 L2 पे W इधर पुट कर दो। इसको आप एज ए शॉर्टकट याद रख लेना, ये फॉल्स बैलेंस का शॉर्टकट होता। जैसे 8 और 18 ग्राम दिया तो 144 का अंडर रूट 12 ग्राम, एक्चुअल 12 ग्राम था। एक साइड पे रखा तो 8 ग्राम मास आ रहा है, दूसरी साइड पे रखा तो 18 आ रहा है वो 12। सो अंडर रूट W1 W2। सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन +1 में किया था, क्योंकि किसी जमाने में IIT में आया था। अब तो नहीं आते IIT में ऐसे इतने आसान क्वेश्चन। तो अगर मैं रद्दी वाले की बात करूँ, उसको फायदा कब होगा? L1 छोटी साइड पे, मतलब L1 अगर हम ले रहे हैं, जैसे L1 मान लो L1 इज ग्रेटर देन L2, तो वो किस साइड पे न्यूज़पेपर रखे तो उसे फायदा होगा? इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, बिकॉज मान लो उसने इधर 1 kg न्यूज़पेपर रखी या 10 kg न्यूज़पेपर रखी, तो कंडीशन क्या बनी? दूसरी साइड वेट कितना रखना पड़ेगा? तो W कितना हो गया? मतलब अगर L1 L2 से ज्यादा है
इधर अगर उसने 10 kg रखा है, इधर 8 kg तक के ही बैलेंस हो सकता है। मतलब पैसे तो आपको 8 किलो के देके जाएगा, न्यूज़पेपर उसे 10 kg मिल जाएगी। इंटरचेंज के देखो तो वही उसका लॉस हो जाएगा कि उसको पैसे 10 किलो के देने पड़ेंगे और न्यूज़पेपर उसे 8 किलो ही मिलेगी। नेक्स्ट, mass of 6 kg suspended by a rope of length 2 meter from ceiling. A force of 50 Newton is applied in horizontal direction at midpoint of the rope. The angle made by the rope with a vertical in equilibrium position will be. क्वेश्चन समझ आया? हमें दिया मास ऑफ 6 kg, it's suspended from a rope of length 2 meter. फिर हमें कहा रोप के मिड पॉइंट पे 50 न्यूटन की फोर्स लगाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आपने इसको पकड़ के सेंटर से अगर इधर पुल किया तो ये ऐसी शेप ले लेगा। हमने ये एंगल बताना है कितना। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। दिस इज 60 न्यूटन, थीटा बताना है कितना। ठीक, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे जैसे दिस वुड बी इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? T is equal to 60। इक्विलिब्रियम के लिए T1 sin थीटा इज and T1 cos theta is T60। तो थीटा बताना है। tan थीटा comes out to be 5/6, तो 45 से थोड़ी छोटी वैल्यू 40 आ जाएगा। बिकॉज 1 होता है एग्जैक्टली तो 45 होता, तो 5/6 आ रहा है, तो यू हैव टू जस्ट गेस करना पड़ेगा। बिकॉज बाकी तीनों वैल्यूज जो हैं वो 45 से ज़्यादा हैं, और tan की वैल्यू अगर 45 से ज़्यादा हो तो tan थीटा इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है, वो एक ही वैल्यू है 40 डिग्री पे। डायग्राम समझ आया ना कैसे बनाया? The minimum force required to move a body up the inclined plane is 3 times the minimum force required to prevent it from sliding down. Coefficient of friction is 1/2√3, angle of inclined plane is. हमें दिया बॉडी को अगर ऊपर पुश करना है तो फोर्स रिक्वायर्ड इज 3 times the force required to prevent it from sliding down. Coefficient of friction दिया है, angle of inclination। दो डायग्राम बना लो।
दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फ्रिक्शन लग रही है, दोनों में लग रही है। Because when you try to push it up, frictional force will be downwards. When you prevent it from sliding down, frictional force will be upwards. उसकी डायरेक्शन बदल गई है। इस केस में एक फोर्स mg sin थीटा इधर, तो इधर क्रिटिकल कंडीशन बनी दैट F1 शुड बी इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, और इधर बनेगी इक्वेशन हमें दिया F1 इज 3 टाइम्स F2, तो वैल्यूज पुट कर दो, विल गेट द आंसर। बिकॉज बॉडी को नीचे आने से रोकोगे तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगी, ऊपर लेके जाओगे तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगी। कितना आ रहा आंसर? 30। मेंस और नीट का तो यही लेवल रहता है, अगर आप PYQ करोगे तो इसी टाइप के मिलेंगे आपको ज्यादा। A body of mass m is kept on a rough horizontal surface. A person is trying to pull the body by applying horizontal force, but the body is not moving. Force by the surface on the bodies. Force by the surface on the body. When the body is placed on an inclined plane and a person is trying to pull the body by applying a horizontal force. So it's the horizontal surface, inclined nahi hai. And he is trying to pull the body. म्यू mg होगा सर। अदरवाइज वो ऑप्शन डायमेंशनली गलत थी। क्यों? कितनी? बिकॉज हमारे को दिया है कि बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस पे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई और ये मूव नहीं कर रही। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग है, वो या तो FL हो सकती है या FL से कम हो सकती है। फोर्स exerted
by surface on body. So that would be resultant of normal reaction and mg. Sorry, frictional force and mg ऐसे लिख लो. इन दोनों का रिजल्टेंट, यही दो फोर्सेस हैं जो सरफेस ने एक्सर्ट किए हैं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. तो रिजल्टेंट इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एफ की, म्यू एम जी, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है. तो मतलब एफ इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही लाई करेगा. मिनिमम वैल्यू होगी जब फ्रिक्शन 0 है, मैक्सिमम वैल्यू होगी जब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है. सो इट लाइज बिटवीन mg एंड mg 1 प्लस म्यू स्क्वायर. अच्छा, अगर मेरे को दिया हो एक बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ी है एंड इट्स नॉट मूविंग, फ्रिक्शन है, it's at rest on an inclined surface, force exerted by the surface on the body, contact force. A body is at rest on an inclined surface. Find the contact force between the inclined surface and body. Angle of inclination is theta. Contact force जो सरफेस ने बॉडी पे लगाई. Question and answer सुन लो. Body is placed on an inclined surface which is rough and it is at rest. Placed, कुछ नहीं किया मैंने, बस रख दिया और वो रेस्ट पे है. जैसे आपकी कार है, किसी स्लोप पे खड़ी है, आप शिमला लेके गए तो इंक्लाइन प्लेन पे खड़ी कर दी बस, तो सरफेस ने कार पे कितनी फोर्स लगाई, सड़क के सरफेस ने. मैंने जो एक दिन वो लॉज ऑफ मोशन की सुबह क्लास लगाई थी, उसमें क्वेश्चन किया था कि एक बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे प्लेस्ड है, अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं तो कांटेक्ट फोर्स में क्या चेंज आएगा. थीटा को 0 से 90 बढ़ाया था, तो हाउ विल द कांटेक्ट फोर्स वेरीज, बिकॉज ये जे एडवांस में आया था क्वेश्चन. How will the contact force varies if theta varies from 0 to 90? Options मतलब ऐसे दी थी, first increases then decreases, first decreases then remains constant. पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मेरे को एक्सप्लेन कर दो जो भी आंसर था. अच्छा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रीपोज क्या होता है. एंगल ऑफ रीपोज 11th में डेफिनेशन पढ़ी थी ना, एंगल ऑफ रीपोज क्या होता है. एंगल ऑफ रीपोज बेसिकली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरे पास ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने पेन रख दिया और मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाना शुरू किया, एक पर्टिकुलर एंगल पे स्लाइड करने लग जाएगा. जिस एंगल पे बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रीपोज. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बॉडी रेस्ट पे रहती है, उसके बाद स्लाइड करेगी अगर आप एंगल को बढ़ाओगे
तो हमें बेसिकली दो केसेस देखने थे, एक जब वो रेस्ट पे है तब कांटेक्ट फोर्स कितनी होगी, और एक जब वो स्लाइड कर रही है तब कांटेक्ट फोर्स कितनी होगी। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं इंक्लाइन प्लेन का, और मैंने एज्यूम किया कि बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो दो फोर्सेस इसमें फ्रिक्शन किसके इक्वल होगी अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन दोनों में एंगल, तो रिजल्टेंट mg। जब तक ये रेस्ट पे है तो कांटेक्ट फोर्स mg देगी। कांटेक्ट फोर्स मतलब सरफेस से दो ही फोर्सेस लगाई हैं, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो जब तक ये बॉडी रेस्ट पे है कांटेक्ट फोर्स इज mg। अब मानो ये स्लाइड करने लग गई, अगर ये स्लाइड कर रही है मतलब हमने थीटा बढ़ाया कि मूव करने लग गई, अगर ये मूव करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन तो अभी भी mg cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू mg cos थीटा, लिमिटिंग वैल्यू। तो अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जैसे कांटेक्ट फोर्स इज एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एफ इज when body slides and normal reaction is, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, म्यू तो सरफेस के लिए कांस्टेंट है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा कम होता जाएगा। तो जब तक बॉडी रेस्ट पे है तब तक कांटेक्ट फोर्स mg, जब मूव करने लगेगी एज थीटा इंक्रीजेस कांटेक्ट फोर्स डिक्रीजेस। सो फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट देन डिक्रीजेस आंसर था इसका, कि बॉडी रेस्ट पे है तो mg, मूव करेगी तो mg cos थीटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। समझ में आए? ये डिस्कस किया था हमने जिस दिन न्यूमेरिकल्स किए थे एमसीक्यूज। कल वाले देखे थे कि अभी नहीं देखे? सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इकट्ठे करिए, जाओ एग्जाम खत्म हो जाएंगे देख लेना बट एक बार ही, बिकॉज यहाँ पे अगर 50-60 क्वेश्चंस हुए हैं तो मेरे ख्याल से 70-80 ऑनलाइन क्लासेस में भी हुए हैं, तो उनको एक बार ही देख लेना जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये तो आसान है, कर दो सॉल्व। ऐसे फ्री वाला क्वेश्चन, ऐसे तो हम लॉलीपॉप बोलते हैं, कभी कभी मिलेंगे। फोर्स दी और एक्सेलरेशन दी है, मास बताना है। बिकॉज फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है अंडर रूट 200, सो अंडर रूट 200/1, सो अंडर रूट 200 मास। किस्मत अच्छी होगी तो शायद मिल जाए ऐसे क्वेश्चन भी, तो फायदा नहीं होगा ना, ये तो सब करके आएंगे। जैसे ग्रेस नंबर वो देते हैं तो उसका कोई फायदा थोड़ी होता है, पढ़ने वालों को हमेशा ग्रेस नंबर का नुकसान होगा। जो जितना ज्यादा पढ़ने वाला होगा ना उसको ग्रेस का नुकसान रहेगा हमेशा। रीजन, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना उनका जब ग्रेस मिलते हैं तब जब ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन ना हो, और जो पढ़ने वाले होते हैं वो अटक जाते हैं कि नहीं मैं तो करके दूंगा, ऐसे कैसे मेरे से हो नहीं रहा। जो नालायक है वो तो वैसे ही नहीं टाइम खराब करता है कि छड्डो ये तो होना नहीं मेरे से, या उसको लगेगा मेरे को ही नहीं आता। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो खराब गलत क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत सारा, क्योंकि उनका आंसर नहीं आ रहा होता तो उनको होता है कि मेरे को सारा पेपर ठीक करना है, तो वो टाइम वेस्ट का नुकसान होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है उनका। बोर्ड ने तो कह दिया बाद में कि एनटीए ने कह दिया सबको 4-4 नंबर दे देंगे, पर उसका जो टाइम वेस्ट हुआ उसका क्या? जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो 1 मिनट का था उसने 5 मिनट लगा दिए।
तो इसलिए एंट्रेंस के पेपर मतलब एक तो टाइम स्लॉट का बिल्कुल ध्यान रखना. नॉन मेडिकल वाले कोशिश करके केमिस्ट्री 40 मिनट्स में खत्म करनी पड़ेगी. मतलब ट्राई टू फिनिश केमिस्ट्री 40 मिनट्स, फिजिक्स 1 घंटा, मैथ्स 1 घंटा 20 मिनट, बिकॉज मैथ्स में टाइम लगेगा. तो वो केमिस्ट्री में जितना बचा लोगे उतना आपका मैथ्स में बढ़ जाएगा टाइम. फिजिक्स 1 घंटे में हो जाती है. मतलब जैसा अभी तक जेईई मेंस का पेपर आ रहा है, अगर किसी की फिजिक्स ठीक ठाक है तो वो आराम से 1 आवर में पेपर कर लेता है. बाकी नहीं आते जो क्वेश्चन उनका तो कुछ नहीं हो सकता. पूरे भी निकल जाते हैं. वो इनोसेंट का लास्ट ईयर था, शुभम 25 में से 25 ठीक थे उसके, जबकि वो पढ़ता भी नहीं था. मतलब ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि फिजिक्स उसकी बहुत अच्छी है. पूरा साल लॉस ऑफ मोशन के पीछे ही पढ़ा रहा था. मैं तो उसे बोलता था तू पीएचडी कर ले लॉस ऑफ मोशन में. 11th के शुरू से लेके 12th के एंड तक वो 2 साल लॉस ऑफ मोशन के डाउट ही लाता रहा. मेरा ये क्वेश्चन अटक गया, मेरा वो क्वेश्चन अटक गया. बट पता नहीं कैसे आए. उससे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे बैच में, उनके 25 ठीक नहीं थे. किसी के 23 थे, किसी के 24 थे, उसके 25 पूरे ठीक थे. तो फिजिक्स में आ जाते हैं नंबर. जेईई मेंस जैसा पेपर आ रहा है. अगर किसी ने सीरियसली लास्ट के 4-5 महीने पढ़े हैं तो मैं बता रहा हूँ 17-18 क्वेश्चन पक्का ठीक हो जाएंगे 25 में से. मैथ्स में टेंटेटिव 10, केमिस्ट्री में भी 17-18 तो हो जाएंगे. मतलब मैथ्स के ज्यादा भरोसे मत जाना. आसान आ गया तो बात अलग है. इस भरोसे ना जाना कि मैं मैथ्स के 20 ठीक कर लूंगा, बिकॉज मैथ्स में होते नहीं किसी के 20 ठीक. अगर हम परसेंटाइल की बात करें, जैसे किसी के फिजिक्स में 99.5 परसेंटाइल आई है, बिकॉज वो सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल भी बताएंगे, तो उसके जनरली 17 क्वेश्चन के आसपास ठीक होते हैं. मैथ्स में आपके 10-11 भी ठीक हो जाए तो आपकी 99.5 आ जाती है. तो इसलिए वहां तो परसेंटाइल स्कोर ही इंपॉर्टेंट है. मैथ्स तो बहुत बड़ी मेरे को टीचर्स ने बोला है कि मैथ्स के टीचर्स में कि एडवांस का आसान आता है, मेंस का मुश्किल आता है. कि एडवांस का पेपर फिर भी बच्चे कर लेते हैं, मेंस का नहीं कर पाते. फिजिक्स में उल्टा है, फिजिक्स में एडवांस नहीं होती. मेडिकल वालों के लिए तो बेस्ट है. तो बायो में टाइम बचाओगे आप. तो बायो में जितना बचा लोगे, आपको फिजिक्स नहीं मारना है सबको. केमिस्ट्री भी आप जल्दी कर लोगे, बायो भी कर लोगे. फिजिक्स तो ऐसे वेरिएशन होती है मार्क्स में. हाँ मेडिकल में मतलब अगर इनके मेडिकल वाले बच्चों के नंबर देखोगे ना जब इनका रिजल्ट आएगा, बायो में लगभग सबने 300 क्रॉस किए होंगे 360 में से. जो बहुत पढ़ रहा है अगर उसके 350 हैं, जो ठीक ठाक भी पढ़ा उसके भी 320 310 है. फिजिक्स में होगा जो पढ़ा है उसके 170, जो नहीं पढ़ा उसके 10 12 15. डर इतना बैठा हुआ है, जबकि इनका पेपर इतना मुश्किल आता नहीं जितना ही डरते हैं. कि फिजिक्स मतलब पहले से ही 11 से माइंड सेट है कि फिजिक्स तो हमारे से हो ही नहीं सकती है ना. देख लो मतलब बायो वाला सबका होता है. बहुत रेयर मेडिकल के बच्चे आते हैं जिनको फिजिक्स पसंद होती है कि फिजिक्स पढ़ेंगे. सो यू कैन राइट. मैंने पढ़ाए हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने एडवांस के बैच लगाए हैं मेडिकल लेके, और उन सबके रैंक भी फिर टॉप 100 में आए थे. कि वो कहते थे कि मेडिकल का बैच नहीं लगाना, उसमें आप बहुत आसान पढ़ाते हो, वो हम अपने आप कर लेंगे. तो वो नॉन मेडिकल के बैचेस लगाते थे एडवांस के. एक का शायद 57 रैंक आया था, एक का 19 आया था. 19 तो वही आकर्ष का भाई अनमोल. तो इन सब ने एडवांस के बैच लगाए थे कि एडवांस का बैच लगाना है. 57 वो डॉक्टर सग्गर का बेटा था चित सग्गर, उसका 57 आया था. फिर एक एपीजे का और लड़का था, उनका मल्होत्रा हॉस्पिटल है मेरे ख्याल से, वो भी ऐसी एडवांस के बैच लगाता था. मतलब जिनको फिजिक्स पसंद है वो नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं. इसको देखो, a body of weight 64 Newton is pushed with just enough force to start it moving across a horizontal surface, and the same force continues to act. मिनिमम 64 न्यूटन फोर्स लगानी है तो वो मूव करेगी. दैट मीन 64 न्यूटन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. उसके बाद जब वो मूव करने लग गई
हमने फोर्स तो 64 ही लगाई पर फ्रिक्शन काइनेटिक में चेंज हो गई, तो हमने बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कितनी है। ये समझ आ रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 64, कि जब तक आप 64 न्यूटन फोर्स नहीं लगाते तब तक बॉडी मूव नहीं करती। सो वी से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन मास। ये तो 64 दी है हमें, मतलब इसकी वैल्यू दी है म्यू एस एम जी, तो एम जी कितना हो जाएगा म्यू एस अगर 0.6 है तो बॉडी ऑफ वेट 64 है, ओके। फिर ये आ जाएगा 64 नहीं आएगा, फिर ये आएगा 0.6 इंटू 64। ये वैल्यू कितनी आई, ऐसे ही रहने दो, इसको हम कर देंगे म्यू एस इंटू 64 माइनस म्यू के इंटू 64 अपॉन 64, 6.4, बिकॉज मास 6.4 हो जाएगा। तो म्यू एस म्यू के दिया आपको, डी पार्ट 0.2 जी। समझ में आना कैसे किया कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दी थी और वही फोर्स एक्ट कर रही है और फ्रिक्शन काइनेटिक में चेंज हो गई। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन insect and a bowl is mu. Radius of bowl is r. Maximum height to which insect can crawl up in the bowl is. हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है, इंसेक्ट इसमें ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस साइड पे आके वो स्लिप कर जाता है, एच बताना है। कैसे निकालेंगे, बिकॉज आप इसको ट्राई कर सकते हो, वॉश बेसिन में कोई इंसेक्ट गिरा देना और उसकी ग्रिप अच्छी नहीं है, वो थोड़ा सा चढ़ता है फिसल के नीचे आ जाता है, तो हमने बताना है वो किस साइड तक चढ़ सकता है ऊपर। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर वो ऊपर जा रहा है तो स्लिप किधर करेगा, नीचे, तो फ्रिक्शन ऊपर। ये एंगल थीटा लो, ये एंगल थीटा तो इस एम जी के कंपोनेंट्स बना लो, एक इस डायरेक्शन में किधर, कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो दिस इज एम जी कॉस थीटा। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कम होती जाएगी, जब ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी वो स्लिप कर जाएगा। सो स्लिपिंग के लिए कंडीशन क्या बनी, एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन दैट मीन्स टैन थीटा म्यू से ज्यादा होना चाहिए। म्यू का मतलब क्या, ये साइड म्यू और ये साइड 1, तो हमने एच बताना है कितना, रेडियस आर है,
आर कितना हो गया? अगर ये साइड म्यू है, ये साइड 1 है, तो हाइपोटेन्यूज को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एच बताना है। आर में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना कंसेप्ट? A rope of length L is pulled by a constant force, but is tension at a distance x from the end where force is applied. हमारे पास एक रोप, इस पे फोर्स लगाई है, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी P पॉइंट पे, at a distance x from the end where force is applied. इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं। आगे वाले पार्ट का मास पुलिंग में फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी? एक्सेलरेशन टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, P पॉइंट पे टेंशन। क्या शॉर्टकट था पुलिंग में? पुलिंग में शॉर्टकट क्या होता है? पुशिंग में क्या होता है? पुलिंग में पीछे वाला मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब इस पॉइंट के पीछे कितना मास है, यहाँ पे जो टेंशन होगी, इस टेंशन के कारण ही ये वाला पार्ट मूव कर रहा है, ये टेंशन ही खींच रही है उसको। तो पीछे वाला मास इनटू एक्सेलरेशन, पीछे वाला मास मींस इनटू एक्सेलरेशन। सो F इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल। पुशिंग में आगे वाला मास इनटू एक्सेलरेशन। सो पुलिंग में पीछे वाला मास, पुशिंग में मतलब ऐसे था ना, जैसे मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, से M1 M2 M3 M4, फ्रिक्शनलेस सर्फेस, मैंने फोर्स एक्सर्ट की F, एक्सेलरेशन कितनी? फोर्स अपॉन टोटल मास, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। अब मेरे को अगर बताना है M1 ने M2 पे कितनी फोर्स लगाई, तो आगे वाला मास, आगे कितने मास बचे थे? 3। तो कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू A। अगर यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स बतानी है तो, और इधर बतानी है तो, सो जो मास आगे बचा से तो वही कंसिडर करना है। सो पुशिंग में आगे वाला मास इनटू एक्सेलरेशन, पुलिंग में पीछे वाला मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब जैसे यहां पे तो रोप है, बट अगर ऐसे हमारे को मासेस नहीं हो, से सबका मास सेम ले लो, T1 और T2 की रेशियो क्या होगी? T1 कितना होगा? T1 पीछे कितना मास बचा, तो 2m इंटू ए। T2 तो रेशियो 2:1, तो पीछे वाला मास इंटू एक्सेलरेशन, जो भी पीछे मास बचा, पुशिंग में आगे वाला मास, पुलिंग में पीछे वाला मास। A gardener waters plants by a pipe of diameter given है, water comes out at a rate, वो भी given है force। अभी क्या आता है क्वेश्चन? Force is change in momentum per unit time. Change in momentum is mv by t। m को लिख दिया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इंटू डेंसिटी इंटू v। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दिया है, हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है 1000, से मल्टीप्लाई करना था तीनों टर्म्स को। डायमीटर दिया है
उसका क्या करना है, बिकॉज हमें v नहीं दिया बट हमें इसकी वैल्यू दी है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज v/2 इंटू ए. तो फोर्स कितनी हो जाएगी, तो हमें v/t पता है, एरिया इज पाई स्क्वायर, डायमीटर दिया, वैल्यूज पुट करनी थी. समझ में आया कैसे किया कि ये लिक्विड्स की इक्वेशन यूज की है. कहाँ ड्राइव की थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, किस टॉपिक से पहले, बर्नौलीज थ्योरम से. और कंसेप्ट क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, if there are no sources of sink, mass of liquid entering a pipe per unit time is equal to mass of liquid leaving the pipe per unit time. और हमने माना था वाटर इनकम्प्रेसिबल है, तो डेंसिटी को हटा दिया था, हमने कहा था वॉल्यूम एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम लीविंग पर यूनिट टाइम. Upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower surface is rough. A body starting from rest at top comes back to rest at the bottom. हमें दिया अपर सरफेस जो है वो स्मूथ है, लोअर सरफेस रफ है, रेस्ट से शुरू हुई वापस रेस्ट पे ही आ गई. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है कितना. करो सॉल्व इसको. ये रफ सरफेस है. जब S/2 रफ है, S/2 स्मूथ है. 2 tan थीटा कैसे, पहले वाली वेलोसिटी यहां से यहां तक स्पीड बढ़ेगी, यहाँ 0 थी, यहाँ v थी, यहाँ फिर 0 है. रफ सरफेस पे तो कम हो गई ना, तभी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कम्स बैक टू रेस्ट. साइन थीटा किसके इक्वल है, h/s, hs s साइन थीटा. अब सोचो अगर बॉडी ऊपर से नीचे तक आई है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई, mgh. वो कहाँ गई, that is used for doing work against friction. So जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई थी, दैट्स यूज्ड फॉर डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो नहीं दी, ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया, नेगेटिव, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आई तो
पॉजिटिव कितना mgh। फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड s/2, दिस शुड बी जीरो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करी तो वर्क डन भी जीरो ही आएगा। mgh इज इक्वल्स टू h को पुट कर दो s sin थीटा, mg और s कैंसल तो ये 2 sin थीटा मैं इसलिए पूछ रहा था आपका आया कैसे, आंसर तो आ गया 2 tan थीटा। एक ये मेथड हो सकता था, दूसरा थोड़ा लेंथी है, उसमें आप करोगे कि जो पहले केस में हाफ रीजन में फाइनल वेलोसिटी है वो अगले में इनिशियल हो गई, तो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगा के भी आंसर आ जाएगा। A body of mass 2 kg is kept pressing to a vertical wall by a force of 100 Newton. A body of mass 2 kg is pressed against a vertical wall. By a force of 100 Newton. Coefficient of friction is 0.3. Limiting value of friction कितनी हो जाएगी? Limiting value of friction mu n कितना है 100। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है 20 बिकॉज सेल्फ एडजस्टिंग है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ही 20 है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी 20 आएगी।